रिजर्वेशन की डिमांड करके लोगों को विकलांग मत बनाइए, यूनिफाइड नेशन बनाने का काम करिए। एक ऐसा देश बनाइए जिसमें लोग यूनिटी के साथ रहें। सबको अलग अलग सुविधाएं दे देंगे, इनको माइनॉरिटी का रिजर्वेशन, किसी को एसटी का रिजर्वेशन, किसी को एससी का रिजर्वेशन, ये उनको कमज़ोर करता है, उनकी प्रतिभा को सामने नहीं आने देता, ये उनको नुकसान पहुंचाने की बात है। इन ऑर्डर टू बिल्ड पॉलिटिकल यूनिटी एंड फॉर द नेशन, अच्छा देश बनाता है, पॉलिटिकल यूनिटी बनाने की काम करो, सबको एक जैसा रखो, सब इक्वल हैं। एवरी इंडिविजुअल हैड टू बी मोल्डेड इनटू अ सिटीजन ऑफ द स्टेट, सबको सिटीजन ऑफ स्टेट बनाओ। माइनॉरिटी, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ये सब बनाने की कोशिश मत करो, सबको अच्छा सिटीजन बनाने का प्रयास करो। हर ग्रुप का देश के अंदर अपना अस्तित्व है और उन्हें उनका अस्तित्व बनाने दो, रिजर्वेशन से उनको विकलांग मत बनाओ। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट टू सिटीजन राइट्स बट सिटीजन्स हैड टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट, संविधान नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स देगा, लेकिन नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है? नागरिकों की जिम्मेदारी क्या है? ये धरती हमारी माँ है और हम सबको अन्न देती है, इस पर हम रहते हैं, इस पर ही हम सब विकास करते हैं, इस पर ही घर बनाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? इसको गंदा करना है, उसका सुरक्षा करना, उसको साफ रखना, उसको सुरक्षित रखना, उसका सम्मान करना, उसको माँ मानना। लेकिन कुछ तो बोझ बन गए हैं, तो क्या करोगे बताओ? गंदगी फैलाने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी उनकी कुछ नहीं है। अधिकार सब चाहिए, राइट सब मांगते हैं, ड्यूटीज़ की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। सही बात है कि नहीं? द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ग्रांट टू सिटीजन राइट्स बट सिटीजन हैज टू ऑफर देयर लॉयल्टी टू द स्टेट। अगर संविधान आपको अधिकार देगा तो आप भी तो लॉयल्टी दिखाएंगे देश के लिए। कम्युनिटीज कुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज कल्चरल एंटिटीज एंड एश्योर्ड कल्चरल राइट्स। आप अपनी कल्चरल पहचान पर रहिए, कल्चरल राइट्स लीजिए। माइनॉरिटी का राइट्स और ये राइट्स ये मतलब नहीं है। पॉलिटिकली हाउएवर मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज हैड टू एक्ट एज इक्वल मेंबर ऑफ द स्टेट। अगर पॉलिटिक्स की बात करो तो सब इक्वल मेंबर ऑफ स्टेट हैं। कल्चर को बचाने की बात करो, यानी कि आप अपनी भाषा की बात करो, उसको सुरक्षित किया जाएगा। आप अपनी सभ्यता संस्कृति की बात करो, उसको सुरक्षा दी जाएगी। आप अपने धन की बात करो, उसको सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन उसके नाम पर आप कोई रिजर्वेशन लेना चाहेंगे, राजनीतिक फायदा लेना चाहेंगे, सरकारी स्कीमों का फायदा लेना चाहेंगे, ये गलत बात है। कल्चरल राइट्स की बात करिए, पॉलिटिकल राइट्स की बात मत करिए। पॉलिटिकल राइट्स के लिए पॉलिटिक्स में सब इक्वल हैं। और एल्स देयर वुड बी डिवाइडेड लॉयल्टीज, नहीं तो लॉयल्टीज भी डिवाइडेड हो जाएंगी। फिर क्या हो जाएगा? लॉयल्टी डिवाइडेड है ही है। तमाम जगह खाएंगे हिंदुस्तान का और गाएंगे पाकिस्तान का, तो डिवाइडेड लॉयल्टी नहीं हो गई। रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ का और लॉयल्टी दिखाएंगे वहाँ से, लॉयल्टी किसी और के लिए दिखाएंगे। अरे तो वहीं चले जाओ भैया। अब जब ये कह दिया जाता तो बड़ा बुरा लगता। तो लॉयल्टी अपने देश के लिए दिखाओ। देयर इज द अनहोलसम एंड टू सम एक्सटेंट डिग्रेडिंग हैबिट ऑफ थिंकिंग ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज एंड नेवर इन टर्म्स ऑफ सिटीजन्स। इसलिए कम्युनिटी के नाम पर विचार मत करो, हमेशा कम्युनिटी मत चिल्लाओ, सबको सिटीजन कहो और सिटीजन के तरीके से व्यवहार करो। ऑल आर इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया, सब भारत के समान नागरिक हैं। ये क्यों कह रहे हैं हम माइनॉरिटी हैं, हम डाउन ट्रोडन हैं, हम दबे कुचले हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं? क्यों बना रखा है? भगवान ने बढ़िया दो हाथ पैर आपको दिए हैं, सबको दिए हैं, दो आँख कान आपको दिए हैं तो सबको दिए हैं, तो सब एक जैसे ही है ना। ये कुछ डिप्राइव्ड के नाम पर स्पेशल राइट्स लेने की बात क्यों कर रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। तो गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, एंड ही एडेड, लेट्स रिमेंबर दैट इट इज द सिटीजन दैट मस्ट काउंट। केवल सिटीजन काउंट होना चाहिए। मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, डिप्राइव्ड, डिप्रेस्ड, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इस पर काउंट मत करो। इससे क्या होगा? लोग बट जाएंगे, सब अपनी कम्युनिटी की बात करेंगे, कल्चर की बात खत्म हो जाएगी। कम्युनिटी के नाम पर चीज़ें मांगी जाएंगी और फिर हम भाई भाई नहीं रहेंगे, फिर हम डिवाइडेड लॉयल्टीज़ के लोग होंगे। कम्युनिटी के के लिए लॉयल्टी दिखाएंगे, माइनॉरिटी के लिए लॉयल्टी दिखाएगा, दूसरी कम्युनिटी का व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के लिए लॉयल्टी दिखाएगा, तो इस नेशन के प्रति लॉयल्टी कौन दिखाएगा?
इस देश के प्रति वफादारी कौन दिखाएगा? नेशन से लॉयल्टी किसकी होगी? इसलिए जब सब सिटीजन रहेंगे तो सबका क्या होगा? देश होगा। देयर इज कंट्री एंड देयर आर सिटीजन्स। देश है और नागरिक है, सब के लिए देश और सब देश के नागरिक, बस काम हो जाएगा। लेकिन अगर कम्युनिटी में बांट देंगे तो फिर कम्युनिटी के हिसाब से काउंट होंगे, सिटीजन काउंट नहीं होंगे। इट इज द सिटीजन दैट फॉर्म द बेस एज वेल एज द समिट ऑफ द सोशल पिरामिड। ये जो सोशल पिरामिड बनता है ना, समाज का जो पिरामिड बनता है, इसमें जो है ना कम्युनिटीज को काउंट नहीं किया जाता, इसमें लोगों को काउंट किया जाता है। Even as the importance of community rights was being recognized, there was a lurking fear among many nationalists that they may lead to divided loyalties. और अगर बोले अलग अलग कम्युनिटीज को अलग अलग राइट देंगे तो लॉयल्टीज भी क्या हो जाएंगी? डिवाइडेड हो जाएंगी। एंड मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर द स्ट्रॉन्ग नेशन एंड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। और फिर एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना मुश्किल हो जाएगा, एक मजबूत राष्ट्र बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब डिवाइडेड होंगे। माइनॉरिटी की बात करेगा, डिप्राइव्ड की बात करेगा, बैकवर्ड की बात करेगा, फॉरवर्ड की बात करेगा, शेड्यूल्ड की बात करेगा, ट्राइबल की बात करेगा, फिर देश की बात कौन करेगा? ये कहा गोविंद वल्लभ पंत ने। और माइनॉरिटी में भी बहुत अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं था कि सब माइनॉरिटी रिजर्वेशन मांग रही थी। बेगम एजाज रसूल ने कहा कि नहीं, रिजर्वेशन मत दो, अगर रिजर्वेशन दे दिया ना तो फिर क्या होगा? फिर हम सेपरेट फील करेंगे, फिर अलग हो जाएंगे, हम अलग माना जाएगा, हमको इक्वल सिटीजन नहीं माना जाएगा, आइसोलेट हो जाएगी माइनॉरिटी, फिर मेजॉरिटी अलग हो जाएगी और माइनॉरिटी अलग हो जाएगी। By 1949, most Muslims members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interest of the minorities। और फिर ज़्यादातर 1949 आते आते ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग तैयार हो गए, मान गए, क्योंकि पता था अधिकार मिलना तो है नहीं, तो समझ में आ गया कि देखो माइनॉरिटी बनेंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, हमको इक्वल सिटीजन के तरीके से नहीं देखा जाएगा। फिर कैसे देखा जाएगा? दोयम दर्जे का नागरिक माना जाएगा, सेकेंडरी सिटीजन माना जाएगा। इसलिए कोई माइनॉरिटी के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इंस्टीड मुस्लिम्स नीडेड टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस टू इंश्योर दैट दे हैड अ डिसीजिव वॉइस इन द पॉलिटिकल सिस्टम। बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में हम डिसीजिव वॉइस बनेंगे, यानी कि सबके साथ मिलकर के एक नागरिक के तरीके से बात करेंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा, और अपना अधिकार पहले ही ले लेंगे तो राइट कहाँ से मिलेगा? जैसे मान लो 5 भाई हैं आपके घर में, ठीक है, और उसमें से 2 ये कह दे बाप से कि हमें हमारा हिस्सा दो, हम तो चले, हमें अलग कर दो और हमें हमारा हिस्सा दे दो। 2 ने हिस्सा ले लिया, बाद में माँ बाप ने और कमाया, 3 भाइयों ने और मिलके कमाया, अब वो दोनों आए, बोले अब पिताजी की प्रॉपर्टी में और हमें हिस्सा दे दो, तो देंगे वो भाई? मार के भगा देंगे, बोले पहले ही ले गया, अब और चाहिए तुझे, अब क्या चाहिए, तेरा बचा क्या है, तू तो अपना पहले ही ले जा चुका, तू तो हमारे परिवार से पहले ही अलग हो गया, सेपरेट हो गया ना। तो यही है रिजर्वेशन का हाल। अगर माइनॉरिटी के नाम पर बोले रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो फिर आपको आगे मानने का अधिकार नहीं रहेगा। आप अपनी बात दावे के साथ कह भी नहीं सकते ना, जैसे ही कहोगे तुम तो बात ही मत करो, तुम तो अपना हिस्सा पहले ही ले गए, तुम्हारा अधिकार कहाँ है बोलने का? तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और तुम शांत भी हो जाओगे, हाँ भाई हम तो ले चुके हैं ना प्रॉपर्टी में हिस्सा, तो हम पहले ही ले चुके, अब हम दोबारा आ गए तो बेशरम कहो जाए, बेशरम हो तुम फिर आगे मांगने, है ना। तो ऐसे लोगों क्या, और नहीं लेंगे तो दावे से कहेंगे कि हमारी लॉयल्टी इस घर के साथ है, इस देश के साथ है, और हमें हमारा अधिकार चाहिए, हम भी इक्वल सिटीजन है, और पहले ही ले लिया तो फिर बाद में कहाँ से मिलेगा आपको आपका राइट। अब एनजी रंगा जो सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर बोलते हुए एक बहुत अच्छी बात कही। याद रखना है किसने क्या कहा, ये जरूर याद रखना है। बी पोकर ने क्या कहा, गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा, सबके स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। इस स्टेटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो एनजी रंगा क्या कह रहे हैं कि पीजेड मूवमेंट के लीडर थे ये, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मत करो। माइनॉरिटीज किसको मान लो? माइनॉरिटीज उनको मानो जो डाउन ट्रोडन है बेचारे, जो पीछे रह गए, जिनके साथ सदियों तक अन्याय और अत्याचार हुआ है, उनके विकास की बात करो।
उनको आगे बढ़ाने की बात करो। संख्या के नाम पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात मत करो, डाउन टोडन की बात करो। ही वेलकम द लीगल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ग्रांटिंग टू ईच इंडिविजुअल बट पॉइंटेड टू इट्स लिमिट्स। बोले लीगल राइट सबको मिल रहे हैं लेकिन उसकी अपनी लिमिट है। इन हिज ओपिनियन इट वाज मीनिंगलेस फॉर द पुअर पीपल इन द विलेज टू नो दैट दे नाउ हैव द फंडामेंटल राइट टू लिव। गरीब आदमी जो गांव में रह रहा है उसके पास कोई सुविधा नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो, वो तो एक जैसा ही हो गया ना। बहुत गरीब है और वो मेजॉरिटी में है, खूब करोड़ों में उसकी जनसंख्या है, लेकिन उसके पास चीज़ें नहीं है, सुविधा नहीं है, तो बेकार है। क्या करे फिर वो? फंडामेंटल राइट का क्या होगा उस कॉन्स्टिट्यूशन का? इसलिए पॉवर्टी को दूर करो, गरीबी को दूर करो, इग्नोरेंस को दूर करो, ये मेन टारगेट होना चाहिए। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी टारगेट नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी मान लो डाउन टोडन को, माइनॉरिटी मान लो पुअर को, खत्म करो पॉवर्टी को। फंडामेंटल राइट्स उनको दो जो पीछे रह गए। एंड टू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट और दैट दे कुड हैव देयर मीटिंग्स, देयर कॉन्फ्रेंसेस। एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को, ये मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस करो, देयर एसोसिएशन, उनके एसोसिएशन बनाओ, एंड वेरियस अदर सिविल लिबर्टीज, और उनको जिम्मेदारियां भी दो। It was essential to create condition where these constitutionally enriched rights could be effectively enjoyed। ऐसी परिस्थितियां पैदा करो कि संविधान जो फंडामेंटल राइट दे उसको हम अच्छे से एंजॉय कर पाएं, यानी कि सबको इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिले। ऐसा नहीं कि डिवाइड कर दो कि ये फलाने ये सबको ग्रुप्स में बांट दो, फिर यूनिटी नहीं रहेगी इस देश में। It was essential to create condition where these constitutionally enriched rights could be effectively enjoyed। ऐसा कुछ करो कि अपने राइट्स को एंजॉय करें। For this they needed protection, they need props, they need a ladder, said रंगा। इसके लिए उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनके लिए ऐसी स्कीम्स बनाओ कि वो गरीबी से बाहर आएँ, उनको एक सीढ़ी दे दो जिससे वो चढ़ करके ऊपर आ जाएं, प्रोटेक्शन दो उनको। रंगा also drew attention to the gulf that separated the broad masses of Indians and those claiming to speak on their behalf in the Constituent Assembly। बोले खाई पैदा कर दी है हमने। वो लोग जो माइनॉरिटीज़ के लिए या किसी अलग ग्रुप के लिए रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो और ऐसे लोग जो सिटीजन बनना चाहते हैं उनके बीच में एक खाई पैदा हो गई है। हम आम जनता को रिप्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पर, लेकिन हम खुद ऑर्डनरी मासेस में से नहीं है। वी आर ऑफ देम, वी विश टू स्टैंड फॉर देम। इसलिए हमें उनके लिए खड़ा होना चाहिए जो आम नागरिक हैं इस देश में, उनके लिए खड़े। बट द मासेस देमसेल्व्स आर नॉट एबल टू कम अप टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि देश का हर आदमी संविधान सभा में नहीं आ सकता। गरीब नहीं आ सकता, डाउन टोडन नहीं आ सकता, डिप्राइव्ड नहीं आ सकता, डिप्रेस्ड नहीं आ सकता। इसलिए उन गरीबों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन पिछड़ों के लिए हमें काम करना है ना, जो इस संविधान सभा में नहीं आ सकते। उनके बिहाफ पर हम आए हैं। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव। जो संविधान सभा में गए थे वो कौन थे? वो रिप्रेजेंटेटिव थे ना, उन गरीबों के, उन असहायों के, उन निसहायों के, जो अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते थे, जिनको सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजी सत्ता में लूटा गया, सताया गया, जिनसे टैक्स जबरदस्ती वसूल करके जिनकी ज़मीनें छीन ली गई, जिनके रिसोर्सेज छीन लिए गए। तो हमें उनके लिए काम करना है। इन द मीनवाइल वी आर हियर एज देयर ट्रस्टीज। हम उनके ट्रस्टी बन करके यहाँ आए हैं, उनके विश्वास और भरोसे पर यहाँ आए हैं, उनके लिए काम करने के लिए आए हैं। एज देयर चैंपियंस, हम उनके चैंपियंस हैं। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू स्पीक फॉर देम। इसलिए उनके लिए बोलना, उनके लिए बात करना, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। और ऐसा ही ग्रुप है ट्राइबल्स का ग्रुप, जो बहुत पीछे रह गए हैं, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच में हैं। ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेटिव थे जयपाल सिंह, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का वेलकम करते समय क्या कह रहे हैं? अब जयपाल सिंह कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, मुझे गर्व है आदिवासी होने पर, लेकिन मेरा कॉमन सेंस जो है ना वो ये कह रहा है कि फ्रीडम हमने मिलकर के ली है, स्वतंत्रता के लिए सब हम मिलकर के लड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर इस देश में कोई सेविली ट्रीट किया गया है, किसी के साथ दुर्व्यवहार या बुरा व्यवहार किया गया है, तो वो माई पीपल है, यानी कि वो ट्राइबल पीपल है, वो आदिवासी है। दे हैव बीन डिसग्रेसफुली ट्रीटेड, निगलेक्टेड फॉर द लास्ट 6000 ईयर्स।
पिछले 6000 वर्षों से उनके साथ डिसरेस्पेक्ट हुआ है, उनको डिग्रेड किया गया है, उनको बैड ट्रीट किया गया है। द होल हिस्ट्री ऑफ माई पीपल इज वन ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्पोसेशन। पूरा इतिहास आदिवासियों का जो है वो काहे का इतिहास है? एक्सप्लॉयटेशन का इतिहास है, डिस्पोसेशन का इतिहास है। बाय द नॉन एब्रोजिनल्स ऑफ इंडियन पंक्चुएटेड बाय रिबेलियस एंड डिसऑर्डर एंड बाय आई टेक पंडित जवाहरलाल नेहरू एज हिज वर्ड, और मैं जवाहरलाल नेहरू के वर्डों में कहना चाह रहा हूँ कि आई टेक यू ऑल एट योर वर्ड दैट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। बोले आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम भी यहाँ आए हैं, हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, अ न्यू चैप्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। वो नया चैप्टर कौन सा है? आज़ाद भारत का चैप्टर है वो। इंडिया वेयर देयर इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा भारत जहाँ पर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वेयर नो वन वुड बी निगलेक्टेड, जहाँ कोई निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो कहा है कि सभी भारतीय समान हैं, सब इक्वल हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा, तो वही मैं भी कहने आया हूँ कि हम एक ऐसा भारत बनाएं जहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हो, जहाँ पर कोई निगलेक्ट नहीं किया जाता हो, जहाँ पर किसी के साथ किसी कारणवश अन्याय और अत्याचार नहीं किया जाता हो, एक ऐसा भारत बना। और आदिवासियों के लिए वो कह रहे हैं कि ट्राइबल को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि वो बहुत जनरल पॉपुलेशन से भी नीचे चले गए। ट्राइबल्स जो है ना न्यूमेरिकल माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं कहेंगे, नंबर में भले ही वो कम है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उनको डिस्पोसेस किया गया, उनके जंगल छीन लिए गए, उनके घर छीन लिए गए, उनके फॉरेस्ट, उनके पॉस्चर लैंड को छीन लिया गया। अब वो नया घर ढूंढते घूम रहे हैं। भाई अंग्रेज़ों ने क्या किया? जंगलों को काट डाला, है ना। अब वो बेचारे जंगल में रहने वाले लोग जाएं कहाँ? जंगली जानवर ख़त्म हो गए, जंगल ख़त्म हो गए, उनके तो वही रिसोर्सेज थे ना, वो तो हंटर गैदरर थे। अब हंटिंग करें कहाँ जब फॉरेस्ट नहीं है? गैदरिंग करें कहाँ क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है? तो भैया हम उनको कॉमन सिटीजन बना दें, परसीविंग देम एज प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। हम उनको प्रिमिटिव और बैकवर्ड समझ रहे हैं। द रेस्ट ऑफ सोसाइटी हैड टर्न अवे फ्रॉम देम, पूरा समाज उनको छोड़ करके चल दिया है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो जंगली हैं, जंगली ही रहेंगे, इनमें सुधार नहीं हो सकता। अरे तो आप अपने जैसा बनाओ, पहले उन्हें बनाने की कोशिश करो। हम यही चाह रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि वो भी एक अच्छे सिटीजन बन जाएं, अच्छे नागरिक बन जाएं। परसीविंग देम एज अ गुड सिटीजन, सोसाइटी है टर्न अवे फ्रॉम देम, सोसाइटी उनसे टर्न अवे कर ली है। Spurned them, he made a moving plea for breaking the emotional and physical distance that separated the tribals from the rest of society। बोले इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस हमने बना लिया ट्राइबल पीपल से। भाई वो जंगलों में रहते हैं, आप गांव और शहरों में रहते हैं, इमोशनली भी अटैच नहीं है क्योंकि उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति अलग है। हमने जो दूरी बनाई है ना, ये गलत है। अवर पॉइंट इज दैट यू हैव गॉट टू मिक्स विथ अस, यानी कि कुछ नहीं चाहिए हमें, कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इंटीग्रेट हो जाओ, मिक्सअप हो जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, बस फिर धीरे धीरे सब एक जैसे हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो वी आर विलिंग टू मिक्स विथ यू, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ मिक्स होना चाहते हैं। सिंह वॉज नॉट आस्किंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उन्होंने ये नहीं कहा जयपाल सिंह ने कि माइनॉरिटीज़ को, ट्राइबल पीपल को माइनॉरिटी का दर्जा दे दो, उनको कोई रिजर्वेशन दे दो ना। उनको अपना लो, उनके साथ रहो, उनसे बातचीत करो, उनको अपने जैसा समझो, उनको दोयम दर्जे का नागरिक मत बनाओ। उनको दोयम दर्जे का सिटीजन क्यों बनाना? उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। He felt that reservation of seats in the legislature was essential to allow tribals to represent themselves। केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ सीट्स उनको दे दो। It would be a way, he said, of compelling others to hear the voice of tribals and come near them। जिससे क्या होगा? वो भी आपके बीच में आकर के बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो कहीं ना कहीं यूनिटी बनाने का काम करेंगे। ऐसा हम चाहते हैं। अब बात आ रही है शेड्यूल कास्ट की। डिप्रेस कास्ट के रिजर्वेशन के लिए अंबेडकर ने मांग की थी, उन्होंने डिमांड की थी, और गांधी जी ने क्या किया था? उसका विरोध किया था। तो अंबेडकर ने कहा था, अंबेडकर ने कहा था रिजर्वेशन दे दो। तो गांधी ने क्या कहा था कि अगर रिजर्वेशन दे दिया तो क्या हो जाएगा?
दिस वुड परमानेंटली सेग्रेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। वो परमानेंटली सेग्रेट हो जाएंगे। और बात कहीं ना कहीं सच भी है, आज भी जो है ना उनका इंटरमिंगलिंग नहीं हो पाया, और वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया कि आज भी कहा जाता है कि रिजर्वेशन का लाभ लेते हो तुम। कहीं ना कहीं बाकी समाज में तो जातिवाद समाप्त हो गया, लेकिन आज जातियां जिंदा कहाँ हैं? सरकार के कागजों में जातियां जिंदा हैं, सर्टिफिकेट्स में जिंदा हैं, ऑफिसेस में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जिंदा हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिंदा हैं। बाकी समाज में तो जातिवाद खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं सेपरेट किया ना, हम दूसरे चश्मे से देखते हैं उन लोगों को। हमारा देखने का नजरिया अलग होता है कि अरे यार ये तो रिजर्व लोग हैं। हम उनको क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी का जो कहना था कि परमानेंटली सेग्रेट कर देगा, उसका असर आज तक तो दिख रहा है। धीरे भविष्य में समाप्त हो जाए वो एक अलग बात है। ही कुड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिजॉल्व दिस अपोजिशन, और बोले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिजॉल्व करे। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन वर द डिप्रेस्ड कास्ट टू बी प्रोवाइडेड? क्या प्रोटेक्शन डिप्रेस्ड कास्ट को मिलना चाहिए? सम मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट emphasized that the problem of the untouchables could not be resolved through protection and safeguards alone। बोले केवल प्रोटेक्शन और सेफगार्ड देने से अनटचेबिलिटी खत्म नहीं होगी इस देश में, छुआछूत समाप्त नहीं होगा इस देश में। देयर डिसेबिलिटीज वर कॉज्ड बाय द सोशल नॉर्म्स एंड द मोरल वैल्यूज ऑफ कास्ट सोसाइटी। सोशल नॉर्म्स को बदलना होगा, मोरल वैल्यूज को बदलना होगा। हालांकि सोशल नॉर्म्स तो अब बदल गए बहुत हद तक, मोरल वैल्यूज भी बदल गई। सब साथ रहते हैं, कोई किसी से किसी की जाति नहीं पूछता, और पूछना भी नहीं चाहिए। सोसाइटी हैड यूज्ड देयर सर्विसेज एंड लेबर बट केप्ट देम एट अ सोशल डिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है। जिनको हम वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहते हैं, उनने किसकी सेवाएं की? अपर क्लास की सेवाएं की, और उन्हीं को तुम दूर भगा रहे हो जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी खवा दी तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे लिए काम करता रहा, तुम्हारे लिए टूल्स इक्विपमेंट्स बनाता रहा, तुम्हारे लिए रिसोर्स क्रिएट करता रहा, और तुम उसको क्या कर रहे हो? दूर भगो, दूर भगो, मेरे मंदिर में मत आओ, मेरे कुएं पे पानी मत पियो। अबे तुम्हें भगवान ने अलग से थोड़ी बनाया है, तुम भी वैसे ही हो जैसा वो है ना। वो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, वो तुमको मालिक मान रहा है, और तुम उसको इंसान भी नहीं समझ रहे। ये गलत है। मोरल वैल्यूज ध्यान रखो। टेम्पल्स में एंट्री दो लोगों को। वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर टू सफर मोर, सेड जे नागप्पा फ्रॉम मद्रास। वी हैव रियलाइज्ड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी नो हाउ टू एजर्ट अवर सेल्फ। बोले हमने बहुत सफर किया, आगे भी सफर करने को तैयार है, लेकिन हमें हमारी इक्वलिटी का राइट्स चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। हम जानते हैं हमारी ड्यूटी क्या। नागप्पा पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली द डिप्रेस्ड कास्ट वर नॉट अ माइनॉरिटी। न्यूमेरिकली डिप्रेस्ड क्लास माइनॉरिटी में नहीं है, क्योंकि उनकी जनसंख्या हिंदुस्तान में बहुत है, लेकिन इकोनॉमिकली तो बैकवर्ड है ना, डाउन ट्रोडन है ना। दे फाउंड बिटवीन 20 and 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। हिंदुस्तान में डिप्रेस्ड क्लास 20 से 25% थी आज़ादी के समय, आज भी उतनी है। मार्जिनलाइजेशन नॉट देयर न्यूमेरिकल इंसिग्निफिकेंस, दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन। समस्या ये है, संख्या में कम नहीं है, समस्या है शिक्षा नहीं मिली, इक्वलिटी नहीं मिली। नो शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि प्रशासन तो ये ठाकुर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, अपर कास्ट ने कब्जा कर लिया, तो जो शेयर मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। एडिशन टू द असेंबली, केजे खांडेकर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस सेड। और इसी पे बात आगे बढ़ाते हुए सेंट्रल प्रोविंस से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर आते थे, केजे खांडेकर। उन्होंने कहा कि वीवर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों सालों तक हमको सप्रेस किया गया। सप्रेस टू सच एन एक्सटेंट दैट नाइदर अवर माइंड्स नॉर अवर बॉडीज एंड नाउ इवन अवर हार्ट्स वर्क नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड। और इतना सप्रेस किया गया है कि हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा, हमारा शरीर भी काम नहीं कर रहा, हम सोच भी नहीं पा रहे, हमारी मानसिकता भी काम नहीं कर रही कि हम आप लोगों के इक्वल खड़े हो सकते हैं। दिस इज द पोजीशन। आज हालत ये होगी। आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस, अंबेडकर टू नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और जब पार्टीशन हो गया तो अंबेडकर ने भी रिजर्वेशन मांगना बंद कर दिया। बोले हमें नहीं चाहिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन। एक रिजर्वेशन जिन्ना ने मांगा था तो देश के टुकड़े हो गए, मैं देश के टुकड़े नहीं कराना चाहता। अंबेडकर बहुत समझदार व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि माइनॉरिटीज की वजह से देश बढ़ गया, उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास का रिजर्वेशन मांगना बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, देश अब नहीं बांटना है हमें, हम ऐसा नहीं चाहते। आफ्टर द पार्टीशन
सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली रिकमेंडेड दैट अनटचेबिलिटी बी एबोलिश्ड, लेकिन नियम ये बनाया गया कि अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया जाएगा, छुआछूत अपराध होगा, इसको जो है कानूनी कार्रवाई होगी अगर ऐसा कोई करेगा। हिंदू टेम्पल्स बी थ्रोन ओपन टू ऑल कास्ट, हिंदू मंदिर सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएंगे। एंड सीट्स इन लेजिस्लेचर एंड जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस बी रिजर्व फॉर द लोवेस्ट कास्ट, लोवेस्ट कास्ट को जॉब में और एजुकेशन में थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलेगा। मैनी रिकॉग्नाइज दैट दिस कुड नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, बहुत लोग बोले रिजर्वेशन से प्रॉब्लम हल नहीं होगी, ये समस्या का समाधान नहीं है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन कुड नॉट बी इरेज्ड ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, केवल नियम बना के सामाजिक भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए क्या करना होगा, मन अच्छा करना पड़ेगा। समझ रहे त्रिपाठी जी, गले लगाओ सबको, सबको साथ लेके चलो, ये मानसिकता की बात है, ये राइट्स की बात नहीं है। जब तक समाज नहीं बदलेगा कितने भी कानून बना लो कुछ होने वाला नहीं है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन को इरेज करना है तो मन बदलना होगा। देयर हैड टू बी चेंज इन द एटीट्यूड विद इन सोसाइटी, समाज में एटीट्यूड अगर बदलेंगे तो समाज बदल जाएगा। बट द मेजर्स वर वेलकम्ड बाय द डेमोक्रेटिक पब्लिक, और पब्लिक जो भी दिया गया उसका लोगों ने स्वागत किया इस देश में। अब बात ये आती कि पावर किसके पास होगा, स्टेट का पावर क्या होगा, सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल होगा, केंद्र ज़्यादा ताकतवर होगा या राज्य ज़्यादा ताकतवर होगा। तो नेहरू ने कहा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, केंद्र ज़्यादा ताकतवर होगा तो राज्य यूनाइट रहेंगे, नहीं तो राज्य बात ही नहीं मानेंगे। आज देख लो, कभी कभी ममता बनर्जी कहती है सीबीआई आई बंगाल में तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, बवाल हो भी चुका है कई बार, हम नहीं घुस देंगे ईडी और सीबीआई को बंगाल में। अगर राज्यों को इक्वल पावर मिल गए तो सब कहेंगे आज से, किसी दिन बाबा जी खड़े होंगे बोले आज से उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं रहेगा, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा पावरफुल कौन होना चाहिए, सेंटर, ये नेहरू जी ने कहा। एज ही पुट इन अ लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नाउ दैट partition is a settled fact, it would be injurious to the interest of the country to provide for a weak central authority। राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखते हुए नेहरू जी ने एक बार कहा कि देखो पार्टीशन तो गई गुजरी बात हो गई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि सेंट्रल अथॉरिटी को वीक बना दें, कमजोर बना दें, विच वुड बी इनकेपेबल ऑफ इंश्योरिंग पीस, नहीं तो देश में शांति नहीं होगी, राज्य आपस में लड़ उठेंगे और राज्य अपने आप को अलग करने की बात करेंगे। ऑफ कोऑर्डिनेटिंग वाइटल मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न एंड ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिवली फॉर द होल कंट्री इन द इंटरनेशनल स्फीयर, और दुनिया के सामने हमको एक इंडिया बनकर के अपने आप को पेश करना होगा ना। अगर हम डिवाइडेड होंगे, यूपी के बन के जाएंगे, एमपी के बन के जाएंगे, राजस्थान के बन के जाएंगे, बिहार के बन के जाएंगे तो इज्जत नहीं होगी, भारतीय बन के जाएंगे तो क्या होगा, रेस्पेक्ट होगा, सम्मान होगा। इसलिए यूनाइटेड इंडिया बनाना है हमको। इसलिए हमने राज्यों और केंद्र के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, इसलिए 3 लिस्टों में सब कुछ बांट दिया। पहली यूनियन लिस्ट, जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस के, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर, यानी कि जिसमें हमने डिफेंस को रखा, जिसमें हमने फाइनेंस को रखा, जिसमें हमने करेंसी सिस्टम को रखा, जिसमें हमने बैंक्स को रखा, जिसमें हमने पोस्टल सिस्टम को रखा, क्योंकि डिफेंस पूरे देश की रक्षा कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो एक डिफेंस होना चाहिए। ये थोड़ा ही कि यूपी वाले अलग लड़ेंगे पाकिस्तान से, बंगाल वाले अलग लड़ेंगे बांग्लादेश से, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट वाले अलग किसी से लड़ेंगे, नहीं, ये मैटर जो है सेंटर का है। इसलिए यूनियन लिस्ट में हमने इन मैटर्स को रखा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी मॉनिटरिंग करेगी। इन सेकेंड लिस्ट पर वेस्टेड विद द स्टेट, और दूसरी लिस्ट बनाई, उसमें स्टेट के मैटर्स को रखा, राज्य के इंपॉर्टेंट के जो मामले, क्षेत्र विशेष के इंपॉर्टेंट के मामले, उनको स्टेट लिस्ट में लिख दिया। एज फॉर द थर्ड लिस्ट द सेंटर एंड द स्टेट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर तीसरी एक लिस्ट बनाई, कॉन्कर्ट लिस्ट, जिसको हम हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं, जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर के काम करेगा। ऐसे मामले जिन पर राज्य अगर कोई कानून नहीं बना तो राज्य अपना कानून बना लेगा, और सेंटर ने कानून बना दिया तो राज्य का कानून समाप्त हो जाएगा और सेंटर का पूरे देश में लागू हो जाएगा। अभी जैसे आपने देखा होगा लव जिहाद पर कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश ने बना दिया, उत्तराखंड ने बना दिया, मध्य प्रदेश ने बना दिया, है ना। अब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है। ऐसे ही गौ हत्या को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड, मध्य प्रदेश ये सब कानून बना रहे हैं। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के बहुत सारे मैटर्स हैं जिन पर स्टेट अपना कानून बना लेती है, लेकिन भविष्य में अगर केंद्र का कानून आ जाएगा तो स्टेट का समाप्त हो जाएगा। हमें तो कानून की ज़रूरत है, चाहे योगी बाबा बनाए, चाहे मोदी जी बनाए, कोई भी कानून होना चाहिए, बस मतलब इतना सा है। तो थर्ड लिस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। हाउएवर मेनी मोर आइटम्स वर प्लेस्ड अंडर एक्सक्लूसिव यूनियन कंट्रोल देन इन अदर फेडरेशंस, और फिर बहुत सारे और भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा अधिकार दिए गए। एंड मोर प्लेस्ड ऑन द कंकरेंट लिस्ट टू देन डिजायर्ड बाय द प्रोविंसेस, और कंकरेंट लिस्ट में भी बहुत सारे मामले रखे हैं जिससे राज्य भी अपनी मर्जी से कोई कानून बना सकें और केंद्र भी बना सके। द यूनियन आल्सो हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल्स एंड की इंडस्ट्रीज, मिनरल्स और की इंडस्ट्रीज भी यूनियन मामलों में रखी है, केंद्र पर उसका कब्जा होगा, कोई राज्य का नहीं होगा। बिसाइड्स आर्टिकल 356 gave the center the powers to take over a state administration on the recommendation of the governor, और कोई राज्य ज़्यादा मनमर्जी चलाने लग जाए, केंद्र के मनमाफिक नहीं चले, तो आर्टिकल 356 रखा है, गवर्नर रिपोर्ट देगा कि ये राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, केंद्र के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, देश की यूनिटी के लिए काम नहीं कर रही, तो आर्टिकल 356 लगा करके बर्खास्त कर दिया जाएगा उस राज्य की सरकार को। और कांग्रेस वालों ने बहुत सदुपयोग किया इसका इस देश में, जाने कितनी राज्य सरकारें बर्खास्त कर डाली है ना। नरसिम्हा राव कर गए, 40-50 तो राजीव गांधी कर गए थोड़े से दिनों में, इंदिरा गांधी ने तो बहुत ही करी, अरे बावरी गिरी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना था, लेकिन इस देश में जितनी भाजपा की सरकारें थी सब बर्खास्त कर दी गई आर्टिकल 356 में, उन सब की गलती नहीं थी। लेकिन किसी कानून का यूज होता है तो मिसयूज भी होता है। बनाया तो इसलिए गया था कि सेंटर मजबूत रहेगा, लेकिन यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने के लिए भी कई बार इसका उपयोग किया गया। तो ऐसे बहुत से कानून बनाए गए जिससे केंद्र ताकतवर रहे, राज्य ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। अब अगली बात आ रही है कि टैक्सेशन कैसे होगा, टैक्स कलेक्शन कौन करेगा। तो जितने भी कस्टम ड्यूटी हैं, कंपनी टैक्स है, ये केंद्र सरकार लेगी, सेंटर के पास इसका पावर रहेगा, है ना। और इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और ये राज्य सरकारों के साथ उसका हिस्सा शेयर करेगी जितना उस राज्य से आ रहा होगा उसके प्रोपोर्शन में। और कुछ ऐसे टैक्स हैं जो स्टेट की ड्यूटीज हैं जो राज्य सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी, जैसे कुड लेवी कलेक्ट सर्टेन टैक्सेस, राज्य सरकार भी कुछ टैक्स लगा सकती है। उसमें क्या है, उसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे हाउस टैक्स हो गया, है ना, जमीन पर टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, बहुत प्रॉफिटेबल शराब पर टैक्स, है ना, सबसे ज़्यादा टैक्स किससे मिलता है, शराब से मिलता है, तो वो भी राज्य सरकार वसूल करेगी। इस तरीके से टैक्सेशन का मामला भी हमने निपटाया संविधान में।